हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसका नाम है दी एंड 10। इसकी स्टोरी काफ़ी अच्छी है। इस सीरियल की स्टोरी में दिखाया जाता है दो पंथों की दुश्मनी और जादुई दुनिया। दो सच्चे दोस्त जो अतीत में छिपे रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में ही हमें ये काली सी जगह दिखती है जहाँ पे विवुशियान होता है। विवुशियान खुद को ख़त्म कर देना चाहता है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं होता है। वो जिन लोगों से प्यार करता था, जिन लोगों को अपना मानता था, वो सब तो मारे गए थे यहाँ पे। और जो लोग होते हैं यहाँ पे, वो लोग विवुशियान को कोस रहे होते हैं। वो विवुशियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और कह रहे होते हैं अच्छा हुआ विवुशियान मर गया। फिर विवुशियान बाड़ी से गिरने लगता है कि तभी उसका एक दोस्त अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तो विवुशियान उससे बोलता है लैंसन मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी वहाँ पे चेंग शेंग आता है और गुस्से से बोलता है विवुशियान तुम नरक में जाओ। इतना बोल के वो अपनी तलवार से उस पर वार करता है। विवुशियान पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और बाकी के लोग एक लोहे के पीछे एक दूसरे की जान ले रहे होते क्योंकि ये लोहा काफी शक्तिशाली था। जिसको भी मिलता वो एक ताकतवर इंसान बन जाता। और फिर ये सीन यहाँ से खत्म होता है। फिर हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पे सब बैठ के चाय पी रहे होते हैं। वहाँ पे एक अंकल होते हैं जो विवुशियान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। अंकल बोलते हैं एक कमाल का योद्धा जिसे दुनिया सलाम करती थी, उसका अंत तो देखो, पहाड़ी की चोटी से गिरता, झटपटाता, बेहद दर्दनाक मौत के मुंह में गिरता। उसके जैसा योद्धा इस दुनिया में कोई भी नहीं था और न कभी कोई हो सकता है, और उसका नाम था विवुशियान। तभी एक लड़का बोलता है गुरुजी, लगता है आपको यकीन नहीं है, एलिंग कुल के विवुशियान अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर अंकल बोलते हैं वो पहाड़ी से गिरा, लेकिन हाँ एक बात है, कुल का नया मुखिया जियांग शेंग आज तक उसका शरीर नहीं ढूंढ पाया। आज भी उसे तलाशा जाता है। इसके बाद वहाँ पे अंधेरा होने लगता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब परेशान होने लगते हैं। हमें इस दुकान से बाहर का सीन दिखता है जहाँ पे बहुत तेज हवाएं चल रही होती है। इन हवाओं के बीच एक पागल सा आदमी चलता हुआ आ रहा होता है और बोलता है आत्माएं कभी कहीं नहीं जाती, वो लौट के वापस जरूर आती है। यही सब डरावनी बातें करता हुआ चल रहा होता है कि तभी वहाँ तेज हवा आती है। उसके हाथ में जो अजीब सा होता है उसे उड़ा के ले जाती है। वो उड़ता हुआ एक दरवाजे पे जाके चिपक जाता है और उस दरवाजे के अंदर विवुशियान बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक आत्मा आती है और उसे वू शांशु नाम से पुकारने लगती है। तो विवुशियान मन में बोलता है कौन है, कौन वू शांशु? तो आत्मा बोलती है तुम वू शांशु। आत्मा बोलती है आज के दिन के लिए ही मैंने तुम्हें बचाया था और आज से तुम ही वू शांशु हो। फिर विवुशियान बोलता है नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तो आत्मा बोलती है और कोई रास्ता नहीं था, शैतान से मैं अपने शरीर का सौदा नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सब बेरहम निकले। फिर आत्मा चीख के बोलती है तुम उन सब का खात्मा करोगे, सबका। विवुशियान तुम मेरा बदला लोगे। इसके बाद यहाँ पे वू शांशु का सौतेला भाई आता है और विवुशियान को वू शांशु समझ के मारने लगता है और फिर कहता है तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम मेरी शिकायत करने चले थे, मेरे घर में रह के मेरे टुकड़ों पे पल के मुझी से बगावत कर रहे थे। तुम यहाँ पे सिर्फ एक फालतू हो, समझे? तुम्हारी हर एक चीज पे मेरा हक है। इसके बाद इसका एक दास बोलता है सरदार, हमने इस घर की अच्छे से तलाशी ले ली। तो ये बोलता है इतनी जल्दी रक्षक दल की कोई चीज मिली? तो इसका सेवक बोलता है नहीं, लेकिन हमें ये कुछ कागज मिले हैं। फिर ये विवुशियान से बोलता है इन कागजों पे कौन से खजाने का नक्शा बना रहे हो? लैंडलिंग में क्या कुछ साल गुजार लिए अपने आप को योद्धा समझने लगे हो? यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम एक फालतू के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा भाई होने के नाते समझा रहा हूँ, दिन में ख्वाब देखना छोड़ दो, अपनी माँ की तरह मत बनो, तुम कभी जिन कुल का हिस्सा नहीं बन पाओगे। इसके बाद इसका एक सेवक आता है और कहता है छोटे सरदार, रक्षक दल आपके यहाँ पहुँच चुका है और आपका इंतजार हो रहा है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर विवुशियान उठ के मुँह धोता है। मुँह धोते वक्त तो बोलता है वो शांशु, तुमने मेरी जान क्यों बचाई अपनी जान गंवा के? तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। फिर विवुशियान अपने हाथों पे लगे जख्मों को देख के मन में बोलता है जब मैं एक एली योद्धा था, वो भी क्या दिन था जब दुश्मनों को हर एक घाव की कीमत चुकानी पड़ती थी। घाव तो एक योद्धा का गहना होता है। अगर मैं वो शांशु के दुश्मनों से बदला ना ले पाया तो इन घाव की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। इसके बाद यहाँ पे एक लड़का और आता है और विवुशियान और ये लड़का एक दूसरे को तुम करने लगते हैं। फिर ये लड़का विवुशियान को डांटते हुए बोलता है पागल वू, तुम्हें बाहर किसने आने दिया, चलो अंदर चलो। फिर विवुशियान बोलता है मैं वो शांशु हूँ। तो ये लड़का बोलता है और नहीं तो क्या, कितनी बार बोला है पागल वू, चाहे आसमान की न फट जाए तुम बाहर नहीं आओगे। और तुम्हारा वो पागल वाला मुखौटा कहाँ है? तो विवुशियान बोलता है तो क्या मैं हमेशा मुखौटा पहनता हूँ? इसके बाद ये लड़का फिर बोलता है एक पागल, इससे पहले तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो जाए,
ये बताओ कि जिन कुल ने लैंडलिंग में तुम्हारे साथ क्या किया? जब से वहाँ से लौटे हो तुम हमेशा ही मुखौटा पहनते हो या सफ़ेद रंग थोप लेते हो। क्यों, तुम्हें शर्म आती है क्या? तो विवस्वान बोलता है, जब मैं वहाँ गया क्या उम्र होगी मेरी? तो ये लड़का बोलता है 13। क्यों पूछ रहे हो? फिर विवस्वान बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो विवस्वान इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है तो ये लड़का उसे थोपने से मारने लगता है। तो विवस्वान इसे चुटकी बजा के स्टैचू कर देता है। फिर इसकी मुट्ठी खोल के मूंगफली का पैकेट ले लेता है और फिर इसे सूंघ के खाने लगता है। खा के बोलता है मूंगफली में 16 साल पुराना स्वाद नहीं रहा। इतना बोल के यहाँ से जाने लगता है। सामने से कुछ छोटे लड़के आ रहे होते हैं जिन्हें देख के विवस्वान अपना चेहरा छुपाने लगता है और उन्हें देख भी रहा होता है। फिर इनके निकलने के बाद विवस्वान मन में बोलता है कितनी अजीब बात है, कुसु का लैंड कबीला यहाँ अपने रक्षक भेजता है, वो भी मेरी तुरंत लौटने के बाद। कहीं वो भी तो यहाँ पे नहीं है। इतना मन में बोलने के बाद विभूषण घबरा के अपना मुखौटा देखता है और फिर ये सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें ये दूसरी जगह दिखती है जहाँ पे बहुत भीड़ लगी होती है। यहाँ की मुखिया कहती है रक्षक दल का शुक्रिया हमारे बुलाने से यहाँ आने के लिए। कुसु का लैंड कुल अपने जाबाजों को लेके काफी माना गया है। आज उनकी बहादुरी देख के यकीन हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आगे ये आंटी बोलती है दरअसल हमारा मुकुल हमेशा से ही रक्षक दल का तरफदार रहा है। हम कुल भी कोई आम कुल नहीं है, हमारे कुल में भी कोई है जो कभी रक्षक दल का सदस्य था। अब जब आप लोग आ ही गए हैं तो मैं आप लोगों को उससे मिलवा देती हूँ। फिर विभूषण जो इन लोगों की छिप के बातें सुन रहा था वो आगे आके अपना हाथ उठा के बोलता है मैं आ गया। फिर यहाँ पे खड़ी भीड़ बोलती है अरे ये कहाँ से आ गया? तो विभूषण बोलता है मेरी ही तो बात हो रही है, हमारे पूरे कुल में रक्षक दल को मैंने सबसे करीब से देखा है। फिर आंटी बोलती है इसे किसने छोड़ दिया, इसे ले जाओ यहाँ से। फिर आंटी के बगल में जो अंकल बैठे होते हैं वो कहने लगते हैं जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। फिर विभूषण वहीं पे लेट के कहने लगता है मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। फिर विभूषांशु का भाई उठ के आता है और उसका हाथ पकड़ के खींच के कहता है चलो यहाँ से। तो विभूषण बोलता है मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। वो जिद करने लगता है। फिर यहाँ पे बैठे छोटे लड़कों में से एक लड़का उठ के आता है और उसकी मदद करता है। तो विभूषण उठ जाता है लेकिन उठने के बाद वो पास में खड़े खंबे को जाके कस के पकड़ लेता है। फिर यहाँ से भी वो शांशु का भाई इसे छुड़ाने लगता है। तो आंटी बोलती है ये मेरी बहन का बेटा है, बचपन से ही थोड़ा पागल रहा है, आप इस पे ध्यान मत दीजिए। फिर वो शांशु का भाई बोलता है छोड़ो इसे, चलो यहाँ से, वरना ऐसी सजा दूंगा जिंदगी भर याद रखोगे। फिर विभूषण बोलता है अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मुझसे जो चुराया है वो मुझे वापस कर दो। फिर वो शांशु का भाई बोलता है चलो यहाँ से, मैं तुमसे क्या चुराऊंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी तुमसे कुछ चुराने की। फिर विभूषण बोलता है चुराया नहीं, तुमने मुझसे छीना है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी भीड़ खड़ी होती है उनमें खुसर फुसर बातें चल रही होती है। फिर वो शांशु का भाई उसे लात मारने जा रहा होता है तो फिर से वो छोटा लड़का उसकी मदद करता है। वो अपने जादू से वो शांशु के भाई का पैर हवा में रोक देता है, लेकिन फिर भी विभूषण नाटक करते हुए जानबूझ के वहाँ से नीचे गिर जाता है। नीचे गिर के विभूषण रोते हुए बोलता है मुझे मारा, मुझे मारा, आप लोग देख क्या रहे हैं, मैं मर जाऊंगा। ये आंटी मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि ये मेरी माँ से जलती है, ये सब लोग मिलकर रोज मुझे मारते हैं। पीछे से वो शांशु का भाई बोलते ये झूठ बोल रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे खड़े लोग अलग अलग बातें करने लगते हैं। कोई बोलता है ये इस घर का सदस्य है, इसके साथ इतनी बेरहमी क्यों। तो कोई कहता है इसे इतना मारा गया है इसलिए ये पागल हो गया। फिर वो शांशु का भाई गुस्से से बोलता है वो शांशु बहुत हो गया तुम्हारा। फिर विभूषण बोलता है अगर तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी चीज़ लौटा दो, नहीं तो अपने घुटनों पे आओ और मुझसे माफ़ी मांगो। ये सुन के वो शांशु के भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इधर उधर देखता है, उसके हाथ में जो लगता है वो विभूषण को मारने जा रहा होता है। विभूषण अपनी शक्ति की मदद से इसके चारों ओर घूम के साइड हट जाता है। विभूषण फिर सबसे कहने लगता है पहले इसने मेरी चीज चुराई, अब मारना चाहता है मुझे ये। फिर से वो छोटा लड़का आगे आता है और कहता है सुनो, शांत हो जाओ। फिर वो आंटी भी आगे आती है और कहती है रक्षक जी, मैंने आपको बताया था ना इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ये बात यहाँ पे सब कोई जानता है। जब ये छोटा था तब ये यहाँ से चला गया था और जब लौटा तो ये पागल हो गया। फिर विभूषण बोलता है तुम लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आखिरी बार समझा रहा हूँ, हाँ, अगर किसी ने भी मेरी किसी चीज़ को चुराया तो मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा, समझ गए? फिर विभूषण का भाई विभूषण पे हाथ उठाने जा रहा होता है तभी बगल में खड़े अंकल बोलते हैं बस। फिर विभूषण वहाँ पे पड़ी एक छोटी सी बोतल उठाता है और कहता है अब मैं चलता हूँ। और फिर वो शांशु के भाई को चिढ़ाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। फिर छोटे लड़के भी बोलते हैं अब हमें इजाज़त दीजिए, हम आज से ही पहरेदारी शुरू करें, पर याद रहे अंधेरा होने के बाद कोई अपने कक्ष से बाहर न निकले और खिड़कियों से दूर रहें। फिर आंटी कहती है जी शुक्रिया। फिर वो शांशु का भाई भागता हुआ आता है और कहता है माँ,
उसने मुझे आज फिर सबके सामने ज़रूर किया। आप तो कहती थी कि वो हमारा कुछ नहीं लगता। तो आंटी बोलती है चुप रहो। फिर यहाँ से सब चले जाते हैं और ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर हमें विभूषण को दिखाते हैं जो कि शराब पीते हुए बोल रहा होता है शराब में भी पहले जैसी बात नहीं है। फिर विभूषण अपने हाथ के जख्म देखता है और जख्म देख के सोचता है शायद पूरा वो कोल ही मेरा यानी कि वो शांशु का दुश्मन है। फिर विभूषण उन छोटे लड़कों को जाते हुए देखता है और फिर उनका पीछा करता है। विभूषण इन छोटे लड़कों को छुप के देख रहा होता है। इनमें से एक छोटा लड़का सबको बोल रहा होता है तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, और ये ध्वज पताका हर जगह होनी चाहिए। इन लड़कों को देख के विभूषण मन में बोलता है सारे कुलों ने मुझे मारने की साजिश की पर मेरे बनाए ध्वज अभी तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इतना बोलने के बाद विभूषण उनके बीच जाके पागलों वाली हरकत करने लगता है। तो उनमें से एक लड़का बोलता है ए तुम्हें यहाँ किसने आने दिया, छोड़ो उसे, वो खेलने की चीज़ नहीं है। फिर विभूषण बोलता है नहीं 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 नहीं, मैं इसे वापस नहीं दूंगा, मुझे इससे खेलना है। इतना बोलने के बाद विभूषण ध्वज पता लेके भागने लगता है। तो छोटा लड़का उसके सामने आके कहता है इसे वापस करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर इन लड़कों में से जो समझदार छोटा लड़का है वो बोलता है जिंगिंग गुस्सा मत करो, प्यार से बात करके देखते हैं। फिर ये जिंगिंग बोलता है वो उससे खेलना चाह रहा है, मैं कौन सा उसे सच में मारने वाला था। विभूषण उस ध्वजा को देख के मन में बोल रहा होता है कारीगरी और मंत्र आज तक नहीं बदले गए, चलो कुछ तो वैसा है जैसा 16 साल पहले था। विभूषण यही सब मन में बोल रहा होता है। तभी वो समझदार छोटा लड़का बोलता है मोशांशु अंधेरा होने वाला है, वो राक्षस कभी भी आ सकता है, आप अपने कक्ष में वापस चले जाइए। विभूषण इस समझदार लड़के के कपड़े देखने लगता है तो उसे अपना दोस्त लैंसन याद आ जाता है। तो वो उदास हो जाता है, उदास होकर वहाँ बैठ जाता है। तो ये समझदार लड़का पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो विभूषण बोलता है ये एक ध्वज पताका ही तो है, कुछ खास नहीं, मैं अपनी खुद की बना लूंगा। इतना बोल के विभूषण उस ध्वज पताका को वहाँ फेंक के और पैर से मसल के वहाँ से भाग जाता है। जिंगिंग इसे उठा के बोलता है कि सब पागल है। तो समझदार लड़का बोलता है छोड़ो इसे, अभी हमें बहुत काम बाकी है। इतना बोल के सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें रात का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे सब शैतान को पकड़ने के लिए अपनी अपनी जगह पे खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे चोरी छुपे मोशांशु का भाई आता है, उसके साथ एक और लड़का होता है। वो लड़का बोलता है सरदार हमें रक्षकों ने मना किया था अपने कमरों से बाहर आने के लिए, और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर वो शांशु का भाई उस लड़के को डांटते हुए बोलता है चुप रहो, हम यहाँ उस पागल को ढूंढने के लिए आए हैं। फिर वो शांशु का भाई इस लड़के को उन छोटे लड़कों की पताका चुराने को भेजता है और कहता है वो डरते हैं कि कोई उनकी पताका चुरा ना ले, तभी तो हमें डराते हैं, देखो उन रक्षकों को, सबके हाथ में वो काली पताकाएं हैं, तो तुम जाओ और वो पताका लेकर आओ। तो ये लड़का जाता है और फटाक से लेकर वापसी आ जाता है और फिर ये लोग इस पताका को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम विभूषण को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठ के एक प्यारी सी धुन बजा रहा होता है। ये धुन सुन के वो समझदार लड़का कहता है चिंकी ये धुन सुनी हुई लग रही है, कोसू में कोई यही धुन बजाता था, ये धुन मैंने पहले भी सुनी है। चिंकी बोलता है हाँ हो सकता है, ठीक ही है। विभूषण ये धुन बजा के लैंसन को याद कर रहा होता है कि तभी उस राज्य के कुछ लोग आते हैं और विभूषण को जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, उन छोटे लड़कों के सामने छोड़ देते हैं। विभूषण उन लड़कों को देख के मुंह घुमा लेता है और मन में बोलता है मुंह कुल ने कभी जवान मोशांशु को नहीं देखा है, लेकिन कोसू से आए लोग मुझे पहचान लेंगे। फिर ये समझदार लड़का विभूषण से बोलता है सुनो वो, अब तुम खड़े हो सकते हो। अब यहाँ पे चल ही रहा होता है कि वो शांशु के भाई पे शैतान हावी हो जाता है और वो यहाँ पे सबको चोट पहुंचा रहा होता है। तभी ये छोटे लड़के उसे रस्सी से बांध देते हैं। तभी वो शांशु की आंटी आ जाती है, अपने बेटे को देख के विभूषण को बोलती है ये सब इसकी वजह से हुआ है। बाकी सब वो शांशु के भाई को देख के बातें कर रहे होते हैं। तभी आंटी पास में बड़ी चीज को उठा के विभूषण को मारने जा रही होती है। तो समझदार लड़का उनका हाथ पकड़ लेता है। आंटी बोलती है ये सब इसी ने किया है, मुझे मत रोको। तो विभूषण बोलता है मेरा इन सब से क्या लेना देना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर ये समझदार लड़का बोलता है आपके बेटे के शरीर पे शैतान ने कब्जा किया है जिसे उसने खुद बुलाया है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। तो आंटी गुस्से से बोलती है तुम्हें कुछ नहीं पता, इसका बाप भी एक रक्षक था और ये जादू टोना करना तो इनके खून में है। फिर ये समझदार लड़का कहता है आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो आंटी बोलती है मेरे बेटे के साथ इतना कुछ हो रहा है, अब भी तुम्हें सबूत चाहिए। इसने कहा था अगर कोई इसके सामान को हाथ लगाएगा तो ये उसे मार डालेगा, मेरे बेटे ने तो इससे कुछ लिया भी नहीं, ये पागल मेरे बेटे को फंसा रहा है और उसे मार के ही दम लेगा। इतना बोलते हुए आंटी विभूषण को मारने जा रही होती है, लेकिन ऐसा करने से समझदार लड़का उन्हें रोक रहा होता है। तभी वो शैतान जो मुँह शांशु के भाई के ऊपर था वो चिल्लाने लगता है। तो समझदार लड़का और विभूषण उसके ऊपर मंत्र लिख के उसे शांत कर देते हैं। फिर विभूषण इसे चेक करता है तो इसके कपड़ों में से वो ध्वज पताका मिलती है जो इसने चुराई होती है। इसी के साथ विभूषण का एक घाव भर जाता है। तो विभूषण कहता है ये ध्वजा चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इसी के लायक हो, शैतान का हमला होना तो फिर लाजमी था। तो आंटी आती है
और कहती है इवान, मेरा इवान। फिर गुस्से से समझदार लड़के की ओर पलट के बोलती है, तुमने ये क्या कर दिया मेरे बेटे के साथ। फिर समझदार लड़का कहता है, चिंता न करे, इसे बेहोश हुआ है। फिर आंटी बोलती है, कैसे चिंता ना करूँ, ये मेरा बेटा है, तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था ना। इसके बाद विवस्वान बोलता है, शर्म आनी चाहिए, ये आपके नौकर नहीं आपके रक्षक है, ये इतनी दूर से आपकी रक्षा करने आए हैं, वो भी बिना किसी लालच के। कितनी उम्र होगी आपके बेटे की, 20 साल तो होगी। कैसे इंसानों की भाषा समझ नहीं आती। रक्षकों ने साफ साफ मना किया था किसी चीज का हाथ ना लगाए, बाहर बगीचे में न जाए, पर इसे देखो इसने क्या किया, अपने कमरे से बाहर निकल गया। इसी की गलती है, मुझ पे क्या दोस्त लगा रही हो। फिर आंटी अंकल से इन छोटे लड़कों को बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन अंकल के ऊपर भी वो शैतान हावी होने लगता है, जिसके कारण अंकल आंटी का हाथ झटक देते तो आंटी को गुस्सा आ जाता है। फिर आंटी अंकल को भी यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, तो दो लोग अंकल को यहाँ से बाहर ले जाते हैं। लेकिन बाहर जाने के बाद अंकल के ऊपर वो शैतान पूरी तरह से हावी हो जाता है, जिसके कारण अंकल उन दो लोगों को चोट पहुंचाने लगते हैं। तभी वहाँ पे सब आ जाते हैं और वो छोटे लड़के उन अंकल को भी रस्सी से बांध देते हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर ये छोटे लड़के लैंसन को बुलाने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि शैतान बहुत शक्तिशाली है। लेकिन विवस्वान इन्हें मना कर रहा होता है, लेकिन ये लड़के विवस्वान की बात नहीं सुन रहे होते। विवस्वान कहता है, मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये लड़के लैंसन को बुलाने के लिए संदेश भेज देते हैं। फिर विवस्वान सर पे हाथ रख के नीचे बैठ जाता है और कहता है, मैं काम को जल्दी खत्म कर सकता था। इसके बाद ये सीन खत्म हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उन दोनों को एक घेरे में खड़ा किया होता है, जिनके ऊपर शैतान आया था। इसके बाद ये शैतान दूसरे लड़के पे आ जाता है और वो दूसरा लड़का अपनी जान ले लेता है। इसके बाद यहाँ पे एक लड़की होती है जो कहती है, ये शैतान खुद आया था यहाँ, ये शैतान खुद आया था, ऐसा बोल रही होती है। फिर विभूषण बोलता है, ये कोई शैतान नहीं है। फिर समझदार लड़का सबके दाहिने हाथ देखता है और बोलता है, सबकी दाहिनी बाजू टूट चुकी है। ये सुन के विभूषण हंसने लगता है, तो जिंकिंग पूछता है, पागल तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। तो विभूषण बोलता है, माफ कीजिएगा, मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर जिंकी बोलता है, बस करो, जरा अपने आसपास का माहौल तो देखो। तो विभूषण बोलता है, ये मूजवान का पिता नहीं है, वो आदमी भी टोंग नहीं है। तो समझदार लड़का पूछता है, तुम्हें कैसे पता। फिर विभूषण बोलता है, दोनों के हाथ देखो, दोनों ही दाहिने हाथ से नहीं लिखते थे, और जब भी मुझे मारते थे तो बाएं हाथ से मारते थे, इससे मुझे पूरा यकीन है। फिर चिंकी बोलता है, तुम्हें इतनी हंसी तो फिर भी नहीं आनी चाहिए। लेकिन समझदार लड़का इस बात को नोटिस करता है और फिर सबको बोलता है, वो शैतान बाएं हाथ के जरिए ही हम पे हमला करने वाला है। इसलिए समझदार लड़का सबके हाथ चेक करने लगता है, लेकिन शैतान तो पीछे बेहोश पड़ी आंटी के ऊपर आ जाता है। आंटी सबसे पहले हमला उस समझदार लड़के के ऊपर करने जा रहे थे, क्योंकि वो उनके सामने खड़ा था। लेकिन विभूषण समझदार लड़के को उनके सामने से हटा देता है। तभी आंटी का हाथ समझदार लड़के के बालों को और कंधे को छू जाता है, जिसके कारण आंटी का हाथ अकड़ जाता है। तो समझदार लड़का कहता है, ये तिलस्मी चीजों से डरती है, चलिए इसे अपनी पोशाक तैयार करो। इसके बाद ये सारे छोटे लड़के अपने कपड़े निकाल के आंटी के ऊपर फेंकते हैं, लेकिन आंटी अपने जादू की मदद से सारे कपड़ों को उलझा देती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी समझदार लड़का और चिंकी दोनों आंटी को रस्सी से पकड़ लेते हैं। विभूषण इन दो शैतानों को भी जगा देता है। इसके कारण होता यह है कि ये तीनों आपस में खूब झगड़ने लगते हैं। इनके झगड़े के बीच आंटी जिंकी पर हमला करने लगती है। विभूषण अपनी जादू की मदद से आंटी को रोकता है, लेकिन आंटी दोबारा से हमला करती जिंकी पर। फिर यहाँ पे लैंसन आ जाता है और तीनों शैतानों पर काबू कर लेता है। विभूषण लैंसन को देख के छुप जाता है, छुप के देख रहा होता है और बोलता है, आज भी ये सफेद कपड़े पहनता है, अच्छी बात है। लैंसन को विभूषण के यहाँ होने का आभास हो जाता है, तो लैंसन यहाँ से नीचे उतर के इधर उधर देखता भी है और बोलता है, विभूषण क्या तुम सच में आ गए। इसके बाद ये सीन खत्म हो जाता है और हमें दिखाते हैं विभूषण को, जो कि मुंह गोल छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा होता है। विभूषण अपना हाथ देखता है और मन में बोलता है, अभी एक बदला लेना और बाकी है। ये एपिसोड बस यहीं तक था, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।